हाय अगेन, मैं आपके सामने आ गया हूँ विथ द टॉपिक ऑन रेशियोज एंड इट्स एप्लीकेशंस। सो इन द फर्स्ट पार्ट मैंने आपको रेशियोज के बेसिक कंसेप्ट बताए थे, वेर इन आई जस्ट टोल्ड यू कि कंपाउंड रेशियोज निकालने के तरीके क्या क्या होते हैं। So in this part we will deal with some word problems of ratios and application, right? And mainly इस तरह के questions जो होते हैं ये एक आपको एक वे फॉरवर्ड होती है कि आप अगले इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे जब आप एग्जाम सिनेरियो में फंसेंगे, राइट? कुछ टेक्निक होगी छोटी छोटी जो ऑन द वे आती जाएगी, जिसे मैं शॉर्टकट का नाम कभी नहीं लेता हूँ, कभी लूंगा भी नहीं। शॉर्टकट्स मीन्स बेसिकली अगर आपकी लाइफ की शॉर्टकट हो जाएगी अगर आपने पहले से ही शॉर्टकट पर ध्यान दिया तो मेरा फोकस है कंसेप्ट से वहां से शॉर्टकट निकालने की कोशिश करूंगा, राइट? सो फोकस चलते हैं हम लोग इन फोकस और बढ़ाते हैं इन द सेकंड पार्ट ऑफ रेशियोज एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके, सो दिस इज पार्ट 2। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अ सम ऑफ रुपीज 315 कंसिस्ट ऑफ 25 पैसे, 50 पैसे एंड रुपीज 1 कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 3:4:6। What is the number of each coin? बताएं कैसे करें हम लोग। तो सिंपल सी बात है, इन सब तरह के क्वेश्चंस को करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप मान ले पहले 3x सीखने के लिए पहले हम लोग मान लेते हैं कि मान लो 3:4:6 है, तो 3x 25 पैसे के कॉइन है, 4x 50 पैसे के कॉइन है एंड 6x 1 रुपए के कॉइन। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। तो वैल्यू क्या होगी? 1 रुपए की वैल्यू तो 1 रुपए ही होगी, तो 3x की वैल्यू 3x ही होगी। 50 पैसे की वैल्यू अगर रुपए टर्म्स में देखें तो 2 50 पैसे 1 रुपए बनाते, तो 4x कितने बनाएंगे? इसको 2 से डिवाइड दे दो। और 25 पैसे 4 25 पैसे एक रुपए बनाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6x/4। तो 6x/4 ये वैल्यू हो गई। वैल्यू दी हुई है 315। सो 3x प्लस 4x/2 प्लस 6x/4 दैट इज इक्वल टू 315। So 5x 3x plus 5x plus 6x/4 is let me see, 315 consists of 50 paise, so it is 5x and 1.25x, so it is 315। एक बार चेक कर लो आप। so 3x and 4x and 6x, so 3x की ओके यहाँ पे मैंने गलती की छोटी सी। 3x जो 25 पैसे की कॉइन है और 6x जो 1 रुपए की कॉइन है। सो यहाँ पे 3x और 25 पैसे 3x/4 होगा, ये 4x/2 होगा और ये 6x होगी। सो स्मॉल करेक्शन हियर, सो इट विल बी 3x/4 प्लस 4x/2 प्लस 6x दैट इज इक्वल टू 315। सो विच मीन्स इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना हो गया? 8x 8.75x दैट इज इक्वल टू 315। तो 8.75 को मैं लिख सकता हूँ, इट इज 35/4x इज इक्वल टू 315। तो इसको मैं काटता हूँ, ये कितने 9 हो गया, तो x की वैल्यू हो गई 36। तो x की वैल्यू 36 यानी कि 25 पैसे की कॉइन, ये 25 पैसे की कॉइन है 3x, तो 3 इंटू 36 हो गया 25 पैसे के कॉइन। ओके 50 पैसे के कॉइन कितने हो गए? 50 पैसे के कॉइन होगी 4x 4 इंटू 36 दैट इज 144, दिस इज 108 एंड 1 रुपए के कॉइन कितनी हो गई? इट इज 6 इंटू 36 दैट इज 216। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये बेसिक सवाल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप इसको 1 रुपए से मल्टीप्लाई करो, ये होता है 216 रुपए। इसको 50 पैसे से मल्टीप्लाई करो तो इसके होते हैं 72 रुपीज़, और इसको 25 पैसे से मल्टीप्लाई करो 0.25 से इसके होते हैं 27 रुपये। इन सबको ऐड कर दो 315 हो जाता है, यानी कि हमारा आंसर सही है। ओके, तो दिस इज हाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए आप। A bag contains 1 rupees 50 paise and 25 paise coins and the ratio of the values is 40:12:7 and the total number of coins are 345. तो जहाँ पिछले सवाल में वैल्यू was given as 315 रुपीज, इसमें वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है और कॉइन्स का नंबर दिया हुआ है, राइट? उसमें कॉइन्स का नंबर निकालना था, इसमें कॉइन्स का नंबर दिया हुआ है और इसमें कॉइन्स का नंबर ही निकालना है, लेकिन इसमें वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर मान लो वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू की रेशियो है 40:12
12:7, राइट। तो अगर 1 रुपए की वैल्यू है 40 रुपीज, मान लो सबको एक जैसे बनाए, तो 12 रुपए में कितने कॉइन्स होंगे? 12 रुपए में कितने कॉइन होंगे? 50 पैसे के। ये 50 पैसे का कॉइन है, तो अगर इसकी वैल्यू 12 रुपए है, क्योंकि रेशियो है, रेशियो का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो इससे 50 पैसे के कॉइन कितने होंगे? 50 पैसे के कॉइन होंगे। अगर 12 रुपए में है तो आप 24 होंगे, इसको डबल कर दो। तो इसी लॉजिक से कॉइन्स की रेशियो कितनी होगी? 40:12 × 2:7 × 4, क्योंकि 25 पैसे के 4 कॉइन 1 रुपए बनाते हैं। ओके, सो 40:24:28, ये है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स। तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये कितनी है? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स इज 40 + 24 + 28 इज 92 कॉइन्स। ओके, तो 92 कॉइन्स है। तो जब 92 कॉइन्स है टोटल, तो 25 पैसे के कॉइन कितने हैं? 28 कॉइन्स। जब 345 कॉइन्स होगा टोटल, इसके कितने हो गए? 28/92 × 345। हम यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। ये देखो 23 से कट जाएगा, so it comes out of 15, so 4 7s are 28, so it will be 105 coins, यानी कि 25 पैसे के कॉइन होंगे 105। ओके, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स मच इजी टू डू द क्वेश्चन। तो इस सवाल को हम करते हैं। इन अ बैग द रेशियो ऑफ ₹1 coins, 50 paise coins and 25 paise coins can be expressed by 3 consecutive odd prime numbers that are in ascending order. Okay, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 रुपए की कॉइन, 50 पैसे की कॉइन एंड 25 पैसे की कॉइन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 3 consecutive odd prime numbers. तो कौन से 3 consecutive odd prime numbers होते हैं? आपको पता है, इट इज 3, 5 and 7. And the total value of the coins in the bag is 116. Okay, तो अगर मैं 3, 5, 7 की, अगर मान लो 3, 5 और 7 कॉइन है, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी? 3 × 1 + 5 × 0.5 + 7 × 0.25, यानी कि कितनी हो गई? इट इज 2.5 and 1.7, 5.5 and 1.75. It is how much? It is 7.25. Okay, 7.25. क्लियर? तो अगर मैं 7.25, अगर मैं रेशियो उल्टा कर दूं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं। 7.25, तो इट कम्स, तब रेशियो कितनी हो जाएगी? 7:5:3। तब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 × 1 + 5 × 0.5 + 3 × 0.25। तो तब वैल्यू कितनी हो गई? 7 and 2.5, 9.5 and 0.7, 9. यानी कि 10.25. So 7 × 1, 5 × 0.5, 3 × 0.25, यानी कि 10.25। तो इंक्रीज इन वैल्यू कितनी हो गई? 3 रुपए की हो गई। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 7 रुपए 25 पैसे की। तो सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि 7 रुपए 25 पैसे जो है वो 116 के बराबर है। अगर 7 रुपए 25 पैसे 116 के बराबर है, तो 10 रुपए तो इंक्रीज कितना होगा? 3 रुपए। आपसे इंक्रीज इन वैल्यू पूछ रहा है, आपसे फाइनल वैल्यू नहीं पूछ रहा है। इंक्रीज इन वैल्यू कितनी होगी? 3 रुपए की वैल्यू हो गई। तो 3 रुपए की वैल्यू कितनी होगी, वो यही निकालना है। तो 7 रुपए 25 पैसे की वैल्यू अगर 16 रुपए है, तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी होगी? 116/7.25। तो 3 रुपए की वैल्यू कितनी होगी? इट इज मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर आप इसे सॉल्व कर देते हो, 116/7 and 1/4 is 29/4, और इंटू 3 कर देते हैं, तो कितना हो गया? 29 4 का, और ये 4 भी ऊपर चला गया, तो 4 × 4 × 3, यानी कि कितना हो गया? 4 × 4 × 3 इज हाउ मच? इट इज ₹48। तो इंक्रीज इन वैल्यू हो गई ₹48। क्लियर?
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इसमें आप एक चीज ध्यान से देखो, मैंने सबकी इंडिविजुअल पॉइंट्स निकाला नहीं, मैंने क्वेश्चन पे ध्यान दिया। इंक्रीज इन टोटल वैल्यू आपसे पूछ रहा है, टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स। तो पहले मैंने 3, 5, 7 ले लिया, तब वैल्यू निकाली 7.25 रुपये होते। 7, 5, 3 कर दिया, तब वैल्यू निकाली 10.25 रुपये होते। तो इंक्रीज इन वैल्यू हो गए 3 रुपये, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 7.25 रुपये। तो 7.25 रुपये की वैल्यू 116 है, तो 3 रुपये की वैल्यू कितनी है यूनिटरी मेथड से मैंने निकाल लिया, इट इज 48 रुपीज। ओके, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आशा है आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज एक बार पॉज कर ले वीडियो को, क्योंकि मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल सैलरी ऑफ, अब ये सवाल आप देखिए आराम से। टोटल सैलरी ऑफ ए, बी एंड सी इज रुपीज 1650। ओके, if they spend 75%, 80% and 70% of their salaries respectively, their savings are as 20:7:15. Find the salary of C. तो 75%, 80% और 70% सैलरी अगर वो खर्च कर देते हैं, तो उनकी सेविंग की रेशियो है 20:7:15। ओके, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे ए, बी और सी, तो ए अगर एक्सपेंडिचर है और सेविंग है, तो ए अगर एक्सपेंडिचर 75% है, तो सेविंग कितनी होगी 100 माइनस 75, यानी कि 25% होगी। तो उसी लॉजिक से बी की सेविंग कितनी होगी 100 माइनस 80, दैट इज इक्वल टू 20%। और इसी लॉजिक से सी की कितनी होगी 100 माइनस 70, यानी कि 30%। और ये रेशियो है कितने की 20:7:15 की। और आपको सैलरी सी की सैलरी निकालनी है, तो मैं और ये रेशियो आपका 20:7:15 का रेशियो है ए बी सी का। तो मैं कह सकता हूं कि अगर 30% की वैल्यू 15 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 100% की वैल्यू होगी कितनी, इट इज 15/30 इंटू 100। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2, सो इट इज 50। तो इसका मतलब बी की सी का सैलरी अगर सेविंग है 15 हिस्से, तो सैलरी होगी 50 पार्ट्स। तो उसी लॉजिक से बी की कितनी होगी, बी की होगी 100/20, यानी कि 35 पार्ट्स। एंड ए की कितनी होगी, ए की होगी 20 इंटू इट इज 25%, यानी कि 100/25, यानी कि 80। So the salaries of them, A, B, C की सैलरी का रेशियो कितना होगा 80, 35 और 50। तो 80, 35 और 50 मिलकर कितने होते हैं, इट इज 115 एंड 50 इज 165। तो सिंपल से बात है कि 165 पार्ट्स की वैल्यू है 1650 रुपए। तो 165 पार्ट्स की 1650 रुपए है, तो 50 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी, इट इज 1650/165 into 50, that is equal to 10 into 50, which is equal to 500 रुपीज, यानी कि सी की सैलरी होगी 500 रुपीज। ओके, तो यहां से हम समझ में आती है हमें इस सवाल से कि हमें पूरी चीज निकालने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे सेविंग की रेशियो देखेंगे और सेविंग की परसेंटेज देखेंगे, तो इसको इससे इक्वेट करके इनकी सैलरी की रेशियो भी आ जाएगी 80, 35 एंड 50। तो देन यू कैन इजीली डू द क्वेश्चन। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Railway fares of first, second and third class between two stations were in the ratio 8:6:3. Okay, the fares of first and second class were subsequently reduced by 1/6 and 1/12 respectively. If during a year the ratio between the passengers of the first, second and third classes was 9:12:26 and total amount collected by the sale of tickets was 2448, then find the collection from the passengers of the first class. ओके, अब देखो इस सवाल को हम कई तरीके से कर सकते हैं, हम चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले ऑप्शन पे पहुंचने से पहले कैसे पहुंचना है वो आप देखो एक बार। तो ए, बी, सी की फेयर्स की रेशियो क्या है 8, 6 एंड 3, और
फर्स्ट ये आई मीन बिटवीन टू स्टेशन, सो मैंने इसे मैं फर्स्ट क्लास बोल दूँ, इसे मैं सेकेंड क्लास बोल दूँ और इसे मैं थर्ड क्लास बोल दूँ। ओके, और ये कितने से घटता है? 1/6 से, और ये 1/12 से। ओके, तो 1/12 लाने के लिए अगर मैं इसे 12 का कुछ मल्टीपल बनाऊं तो इसे मिनिमम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं यहाँ पे, इसे भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 16 हो जाएगा, तब उसका 1/6 अगेन एक फ्रैक्शन लाएगा। तो हमें कुछ ऐसा नंबर से रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जिससे इसका 1/6 और इसका 1/12 कमने के बाद जो रेशियो आए वो कुछ होल नंबर में आए। ओके, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इसे 4 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जो 3 का मल्टीपल दोनों में हो, राइट। तो विच मीन्स अगर मैं 3 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल भी दोनों में, तो यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी रेशियो कितनी हो जाती है? मान लो इसकी रेशियो हो जाएगी 48:40 इट इज 18। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब मैं अगर इसमें 1/6 कमाऊंगा तो 1/6 ऑफ 48 कितना होगा? 40 होगा। 1/12 इट इज 6 टाइम्स, इट इज 36। तो 36 का 1/12 कितना हो जाएगा? 1/12 तो 36 यानी 3 रुपए कमाएंगे। तो फेयर कितना होगा? 40:33, और थर्ड क्लास को तो 18 ही है, तो रेशियो फिर भी होल नंबर में ही बनी रही। यही टेक्निक है यहाँ पे, राइट। तो अगर मैं इसमें क्या करता हूँ मैं आपको फिर से बता दूं, 8:6:3 को हमें कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जब मैं जो नंबर आए उसमें अगर 1/6 एंड 1/12 अगर मैं डिक्रीज करूं तो जो भी बने यहाँ पे वो कुछ होल नंबर बने। तो मैंने क्या किया, मैंने 6 और 12 को नजर में दिया यहाँ पे। तो 6 और 12 की HCF क्या होती है? 6। तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेशियो में कितने से मल्टीप्लाई करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फायदा इससे ये हुआ कि जब 48, 36 और 18 आ गई तो तब मैंने जब 1/6 एंड 1/12 कमाया तो वो कुछ होल नंबर्स में ही आई, राइट। तो अब फेयर्स की रेशियो कितनी है? फेयर्स की रेशियो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास की कितनी है? इट इज 40, 33 एंड 18। और पैसेंजर्स की रेशियो क्या है? पैसेंजर्स की रेशियो है 9:12:26। ओके, तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये होता है 360, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा? इट इज 396, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना होगा? 468। क्लियर? तो यानी कि ये हो गया टोटल कलेक्शन का रेशियो। आपको सिर्फ फर्स्ट क्लास के कलेक्शन आपको बताना है। तो अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्लास की कलेक्शन जो है वो 360 है, राइट। तो यानी कि 360 विच मीन्स मैं कह सकता हूं कि 360 यानी कि 36 का मल्टीपल होगा। 360 यानी कि 36 का मल्टीपल होगा आंसर, राइट। तो अब हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। तो 360 का अगर मल्टीपल है तो दो ऑप्शन है, 720 है या 1440 है। तो यानी कि ये तीन ऑप्शन तो होंगे नहीं, ये हमने पहले से मान लिया। अब हमें इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? अब ध्यान से देखो आप, 2448 है टोटल फेयर। टोटल फेयर कितनी है? 2448। 360, 396, 468 यानी कि लगभग आसपास वाले नंबर्स हैं। लगभग वेटेज 1/3 की ही होगी। कोई 1/3 से थोड़ा ज्यादा होगा तो कोई 1/3 से थोड़ा कम होगा, तो 1/3 होगी। अगर मैं ये ऑप्शन लेता हूं 1440, उसे जब मैं 2448 से डिवाइड करता हूं तो ये रेशियो 1/3 नहीं रहती, ये थोड़ी ज्यादा हो जाती है। 1/3 से करीब अराउंड 60% के आसपास है। जबकि ये वैल्यूज जो है, अगर इन वैल्यूज पे आप ध्यान दें तो इनकी लगभग वैल्यूज लगभग एक जैसे ही हैं, 1:1 के आसपास ही है। ओके, तो 1:1 के आसपास, यानी कि आंसर जो होगा वो 360 का मल्टीपल होगा और एट द सेम टाइम 1/3 के आसपास वाला नंबर होगा। तो 360 का मल्टीपल और 1/3 वाला नंबर, इसका 1/3 आप करो, 1/3 कितना होता है? 816।
तो 816 या उससे कम का होगा, लेकिन 360 का मल्टीपल भी तो रखना है, तो हमें ये ऑप्शन मार्क करेंगे, ये ऑप्शन मार्क नहीं करेंगे। हेंस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 720। इससे आप कई सारे टीचर्स, कई सारे ट्यूटर्स कहते हैं कि ये देखो शॉर्टकट है, जल्दी से वो कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शॉर्टकट बता रहा हूँ। बट इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, राइट? नथिंग रॉकेट साइंस वाली, कुछ इसमें कोई शॉर्टकट, कुछ नया कुछ मैंने इजाद किया, इट्स नथिंग लाइक दैट। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया कि जब मैंने नंबर्स यहाँ पे लिख लिए, पहला शॉर्टकट तो मैंने सो कॉल्ड शॉर्टकट, मुझे शॉर्टकट वर्ड से ही थोड़ा वो है, सो कॉल्ड शॉर्टकट मैंने यहाँ पे 1/6 तो 1/12 करने के लिए मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई करके थोड़ा प्रोसेस को थोड़ा शॉर्टन अप किया, और इससे रेशियो आई इसमें, इस रेशियो को मैंने यहाँ पे लिखा, पैसेंजर्स की रेशियो 9, 12, 26। सो 9, 360, 396 एंड 468। तो लगभग के लगभग 360 का मल्टीपल इन दोनों में से कोई एक है। ओके, अगर इन दोनों में से कोई एक है तो वो कौन सा नंबर है? एट द सेम टाइम सारे आसपास वाले नंबर से, यानी कि 1/3 होगा, राइट? तो 1/3 के आसपास भी होनी चाहिए, 360 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है, वो है 720। तो यहाँ पे मेरा एक लर्निंग यहाँ पे ये है कि आपकी नंबर्स वाली जो कॉमन सेंस है वो थोड़ी चलनी चाहिए, पहली लर्निंग। दूसरी लर्निंग, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करने वाला बल्ब आपको यहाँ पे जलना चाहिए, ये सेकेंड लर्निंग, ये पहली लर्निंग, ये दूसरी। तीसरी लर्निंग यहाँ पे आती है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जब आपने निकाल लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब आप यहाँ पे ऑप्शन देखो, सॉल्व मत करो, इससे आपका टाइम बचेगा, इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। एग्जाम में आप अवेयर हो कि आसपास आपके क्या है। एग्जाम में रिसोर्सेज क्या होते हैं? डेटा रहते हैं सवालों में और ऑप्शंस रहते हैं। तो जब आपने डेटा से कुछ बना लिया है तो ऑप्शंस मार्क करने वाला भी आप टाइम रखो, राइट? ताकि आप इतना सोच सको कि कौन सा ऑप्शन मार्क करो, और अब टाइम आ गया कि ऑप्शन मार्क करने का, अब मुझे सवाल करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करके क्या होता है, ऐड करके होगा इट इज 1224, तो निकालेंगे 360 बाई 1224 इंटू 2448 और करके आ जाएंगे, और आंसर तो सही होगा। लेकिन यहीं पे आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में आपको फर्क दिखना चाहिए, राइट? आपको पूरा सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, सो अब चलता हूं मैं इन द नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, विच इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन। तो रेशियोज और प्रोपोर्शन में मैंने आपसे कहा था, ये मेरा टॉपिक रेशियोज ही नहीं है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? प्रोपोर्शन का मतलब है समानुपात। क्लियर? समानुपात। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज नोन एज कॉल्ड प्रोपोर्शन। सो ए बाई बी अगर सी बाई डी के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है। क्लियर? ये सब बातें थोड़ा सा ध्यान में रखें कि प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। ओके, कुछ रूल्स मैं आपको प्रोपोर्शन के बना दूं, मैं ज्यादा इसमें खींचूंगा नहीं, कुछ रूल्स आप जान के रखें। ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में है तो ए बाई बी अगर सी बाई डी है, राइट, विच मीन्स अगर ए बाई बी सी बाई डी के बराबर है तो मतलब क्या होता है? इट इज बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी। ओके, सो बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी। सिमिलरली इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी। ओके, और फॉर टू रेशियोज, प्रोपोर्शन अगर सिर्फ दो रेशियोज की है तो मैं कह सकता हूं कि अगर ए बाई बी सी बाई डी के बराबर है, then a plus b by a minus b is equal to c plus d by c minus d, राइट? इस रूल को हम कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, राइट? रूल का नाम याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, रूल है क्या ये जान के रखो। if a plus b by a if a by b is equal to c by d, then a plus b by a minus b is equal to c plus d by c minus d। ये रूल पे ध्यान रखो क्योंकि मैं कुछ बातें भी करने वाला हूँ इस रूल पे खासकर। ओके, और ये डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इफ a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, यानी कि a अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो a के रैंडम वैल्यूज अगर a1 और a2 होते हैं, और a1 के लिए वैल्यूज अगर b1 होता है और a2 के लिए वैल्यूज अगर b2 होती है,
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। सिमिलरली A अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B है तो आई कैन से A1/A2 इज इक्वल टू B2/B1। राइट, इस पे हम लोग काफ़ी सवाल करेंगे और इनफैक्ट अर्थमेटिक की पूरी जो फंडामेंटल्स है वो इसी बात पे टिकी हुई है। इस बात को मैं और आगे काम में लगाऊंगा जब मैं पार्टनरशिप करूंगा, लेकिन फिलहाल आप इस बात को ध्यान में रखें। राइट, इन दोनों बातों को मैं आगे काम में लगाऊंगा। ओके, हम चलते हैं एक सवाल की ओर। सवाल से पहले एक सम रूल हम देख लेते हैं। सम रूल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस सम रूल ऑल अबाउट। तो थोड़ा अच्छी तरह से यहाँ पे देखो आप, मैं समझा रहा हूँ आपको। सपोज कीजिए if A by B is equal to C by D is equal to E by F, अगर ये तीनों आपस में बराबर है। अब ये जो रूल है सम रूल फॉर मोर देन 2 रेशियोज के लिए है। सो मोर देन 2 रेशियोज के लिए अगर होगा तो विच मीन्स आई कैन से इफ A by B is equal to C by D is equal to E by F, अगर ये है तो ये तीनों जो होंगे वो A plus C plus E by B plus D plus F के बराबर होंगे। ओके, ये होता है सम रूल। ओके, ये हमें पता होना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। राइट, और कई सारे जगह पे बस इतनी कह के ही खत्म कर दी जाती है और इस पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। यहाँ पे ही हम लोग डिफरेंस लाएंगे सोच में, थिंकिंग में। ओके, ये जो रूल है आप इसे प्रूव कर सकते हो कि ये तीनों अगर आपस में बराबर है तो ये तीनों चौथे के बराबर होगा। आप चेक करके देख लो, 1/2 अगर 3/6 के बराबर, 5/10 के बराबर है तो 1 + 3 + 5/2 + 6 + 10 के बराबर। बट इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे एक फिर लकीर का फकीर बन रहा हूँ। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 1/2 अगर 3/6 के बराबर है तो अगर मान लो से 0.5/1 के बराबर है मान लीजिए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 1 + 3 - 0.5/2 + 6 -1 के बराबर होगा? कह सकते हैं, ये भी तो 1/2 ही होता है। तो अब एक नई रूल आ गई, A + C - E के बराबर होगा, वही B + D - F के बराबर होगा। तो तब ये टर्म, ये सम रूल अजीब लगता है कि क्या ये सही भी है कि नहीं। सो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कंप्लीट रूल आप जान के रखो कि एक्चुअली कंप्लीट रूल होता क्या है। ओके, सो कंप्लीट रूल आपका ये है जो मैं आपको लिख रहा हूं अब। इफ A by B is equal to C by D is equal to E by F, then for any natural numbers, real numbers in fact, P, Q, R, N, each ratio is equal to PA की पावर n प्लस QC की पावर n प्लस RE की पावर n बाय PB की पावर n प्लस QD की पावर n प्लस RF की पावर n की पावर 1/n। यहाँ पे ध्यान रहिए रियल नंबर से, यानी कि नेगेटिव भी हो सकती है। राइट, लेकिन रियल नंबर्स होनी चाहिए। तो ये जो है ये हमारा कंप्लीट रूल है। अब देखो इस रूल का ये बाई प्रोडक्ट है। ये कैसे कि अगर मैं यहाँ पे P, Q, R और N अगर 1 रख दूं तो बनेगा ये। तो एक्चुअली ये है कंप्लीट रूल। ये रूल कंप्लीट नहीं है। ये रूल पूरी तरह आपको बात को नहीं समझाता है। ओके, राइट। तो अब चाहो तो इसे प्रूव भी कर सकते हो। कि आप प्रूव कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग खुद करो। यहाँ पे आप इनको K मान लो, इस तीनों को K मान लो। तो A की वैल्यू क्या होगी B के, C की वैल्यू होगी D के एंड E की वैल्यू होगी F के। ओके, तो A की वैल्यू B के, C की वैल्यू D के, E की वैल्यू F के। अब A के बदले आप B के डाल दो, C के बदले D के डाल दो और E के बदले आप F के डाल दो और फिर आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू भी K ही होगी। यानी कि अगर ये तीनों आपस में K के बराबर है तो ये भी K के बराबर है, यानी कि ये तीनों जो होगा वो इस चौथे के बराबर होगा।
और बिलीव मी ये 4 के लिए, नंबर ऑफ रेशियोज के लिए ट्रू है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट रूल है। इससे हम लोग मिलते हैं, एक दो सवाल करेंगे। पहले हम कुछ रिवीजन कर लें। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी कि आप इस रूल पे मत जाए, इस रूल पे जाए कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू सम पी ए एन प्लस क्यू सी एन प्लस आर ई एन बाई पी बी एन प्लस क्यू डी एन प्लस आर एफ एन की पावर 1 बाई। This is the complete rule of ratios. Okay, कुछ सवाल करते हैं यहाँ पे। इस सवाल को देखिए आप, और हर सवाल से कुछ ना कुछ लर्निंग होती है। x इज इक्वल टू 2ab बाई ए प्लस बी, तो x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो इस सवाल को हम करें कैसे, राइट? तो पहली बात क्या होती है, इस सवाल को गलत मेथड से करके भी सही आंसर आ सकता है, और बच्चा स्टूडेंट्स उसी खुमारी में रहेंगे कि हाँ हमने सही किया क्योंकि आंसर तो आ गया सही आंसर। तो देखो मैं आपको कैसे बताता हूँ कि गलत मेथड से करके भी सही आंसर आता है, और वही गलत मेथड हर जगह बताया जाता है, हर फैकल्टी, हर ट्यूटर्स बताते हैं, और उसी से बच्चा खुश होकर निकल आता है, राइट? दिस इज नॉट द वे। अब देखो इसमें गलत मेथड क्या होगा, व्हाट विल द स्टूडेंट्स डू? द स्टूडेंट्स विल डू एज, इसको x बाई ए मान लेगा, क्योंकि हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल बताया गया, इसे x बाई ए मान लेगा, इसे x बाई बी मान लेगा, x को कॉमन ले लेगा, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, सो इट इज x इंटू a प्लस बी बाई ए बी। एक्स के बदले ये 2ab बाई ए प्लस बी डाल देगा, कट करके आंसर आ जाएगा और कह देगा कि हाँ 2 है, जो कि करेक्ट आंसर है, जो कि करेक्ट आंसर है, बट रॉन्ग मेथड है। रॉन्ग मेथड से करेक्ट आंसर लाने पे कोई वीरता वाली बात नहीं है। ओके, तो करेक्ट मेथड क्या होगा करेक्ट आंसर लाने के लिए, वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट। सिंस ये पूरा सेशन कंसेप्चुअल बेस्ड है, तो मैं कंसेप्ट पे ध्यान देना चाहिए। जब मैं कुछ प्रॉब्लम वाला आगे, जैसे मेरे ज्योमेट्री सेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें मेरी मेथड या उसमें माइंडसेट कुछ और होती है। इसमें लोग कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छी तरह समझे। तो इसका करेक्ट मेथड क्या होगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल होता है, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। आपने ए प्लस बी ऐसा नहीं कि ए प्लस बी बाई ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी बाई सी माइनस डी को आप ए बाई बी प्लस सी बाई डी लिखते, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग मेथड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 2ab बाई ए प्लस बी कर लो आप। ओके, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2ab ए प्लस बी, ए को एक बार नीचे लाओ, तो x बाई ए क्या हो गया, इट इज 2b बाई ए प्लस बी। फिर अब आप कंपोनेंट डिविडेंडो लगाओ, तो x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए क्या होगा, इसको इससे ऐड करो तो कितना होता है, इट इज 3b प्लस ए। इसको माइनस करो कितना होता है, 2b माइनस ए प्लस बी इज b माइनस ए, राइट? अब अगर आपने x प्लस ए कर दिया है, तो आप x प्लस बी भी आप आराम से कर सकते हो। कॉमन सेंस क्या होगा, जहां पे a है वहां पे b डाल दो, जहां पे b है वहां पे a डाल दो। a के बदले यहाँ पे b है ना, तो जहां पे b आई है वहां पे a डाल दो, तो यहाँ पे लिख दो आप 3a प्लस बी बाई ए माइनस बी। अब इसे आप शॉर्टकट समझो या कुछ भी समझो, राइट? लेकिन शॉर्टकट नहीं, यहाँ पे दिमाग चल रहा है कि कैसे क्या ट्रेंड चल रही है। सो इट इज 3b प्लस ए बाई बी माइनस ए प्लस 3a प्लस बी बाई ए माइनस बी। ओके, सो 3b प्लस ए बाई बी माइनस ए माइनस 3a प्लस बी बाई बी माइनस ए। So it comes out to be 3b plus a minus 3a plus b by b minus a. It is twice of b minus a by b minus a, that is 2. तो ये है करेक्ट आंसर विथ करेक्ट मेथड, राइट? सवाल से ये लर्निंग निकल के आती है कि रॉन्ग मेथड से भी करेक्ट आंसर निकल सकता है, लेकिन
वो सही नहीं है, वो तरीका सही नहीं है। ओके, सो चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। x cube plus 3x by 3x square plus 1 that is equal to 76 by 49. What is the value of x? ओके, तो कैसे करें हम इस सवाल को? हाउ विल वी डू दिस क्वेश्चन? हम इसे कहेंगे, अब यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं, तो वी कैन से कि एक्स क्यूब प्लस 3x बाई 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 76 बाई 49 है। तो एक बार कॉम्पोनेंट ऊपर नीचे करें तो एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर सॉरी प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 बाय x cube plus 3x minus 3x square minus 1 that is equal to 76 plus 49 by 76 minus 49। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो आपको a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे a है x और b है 1। तो ऊपर में क्या आएगा? ऊपर में आएगा x प्लस 1 होल क्यूब और नीचे में आएगा x माइनस 1 होल क्यूब। That is equal to 125 by 27. So 125 by 27। अब मैं इसे क्यूब रूट ले लूंगा तो x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 क्या होगा? इट इज 5 बाई 3, राइट। फिर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दूँ, सॉल्व करने के बजाय मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दूँ। ऊपर में क्या आएगा? प्लस एक्स, यानी कि ऊपर में 2x आएगा और नीचे में x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि नीचे में कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2x बाई 2 क्या हो गया? x हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 5 प्लस 3 बाई 5 माइनस 3, यानी कि 8 बाई 2, यानी कि 4 हो गए। दो बार मैंने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। x की वैल्यू 4, कुछ करने की मतलब की होती है कि सॉल्व करने की, सिंप्लीफिकेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल पता था, राइट। सो दिस इज हाउ वी अप्रोच द टॉपिक ऑफ रेशियोज, ओके, एंड प्रोपोर्शन। तो हम लोग और कुछ सवाल करेंगे, एक दो सम रूल के क्वेश्चन करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो मेरे और आगे वाले जो सेशन है वो देखते रहें, और इस सेशन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप रिवाइज कर लें, तभी आप आगे बढ़ें, नहीं तो आगे में समझ नहीं आएगी। ओके, थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द लर्निंग।